थे, जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर नॉलेज के कुछ साइंस एंड टेक के बहुत टफ क्वेश्चंस थे, रॉकेटरी वगैरह के, तो बाउंसर्स थे। बट जिनकी तैयारी थी उन्होंने ठीक से हैंडल किया, या तो स्किप किया क्वेश्चन और पैनिक नहीं किया, तो फिर भी उनका डिसेंट स्कोर आ गया है 145 150 के आसपास। बट जिनकी तैयारी अच्छी थी और वो पैनिक कर गए, उनका स्कोर डेफिनेटली कम हुआ है 20 से 25 मार्क्स। दैट्स दी हार्श ट्रुथ। बट हम अपनी पास्ट से हमेशा सीखेंगे कुछ ना कुछ, एंड उसको, वो गलती फ्यूचर में ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री जो होती है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी टीचर होती है। हिस्ट्री इज़ अ गुड टीचर। तो ये पास्ट था, ये ट्रेंड जो यूपीएससी ने चेंज किया, इससे हमें सीख के इसे इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैंने पहले बताया। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। डायरेक्टली सर्च CAPFAC मेंटोर्स, एंड आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। वी आर अ टीम ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, एंड आई एम वर्किंग इन MHA एज अ पुलिस ऑफिसर। यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, एंड विल हेल्प यू आउट। अगर कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, कुछ भी चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। सो डू ज्वाइन अस टुडे ऑन टेलीग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक, तो वहाँ आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे कॉन्कर करना है CAPFAC 2023 को। नाउ, आगे कोई भी प्लानिंग प्रिपरेशन से पहले हमें जो लर्निंग होती हैं पास्ट से, उनको ध्यान रखना होता है कि क्या ट्रेंड रहता है। और इस बार तो ट्रेंड पूरा का पूरा ही चेंज हुआ है, ठीक है। तो लर्निंग्स फ्रॉम CAPFAC 2022। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स थे, जो कि आपके मार्क्स 35 प्लस तक लेके जाते थे, क्योंकि अराउंड 20 के आसपास करंट अफेयर्स आते थे, 15 से 20। तो ईजिली स्कोर कर सकते थे बंदे उसमें। पिछले 6-8 महीने की करंट अफेयर्स करनी थी, डायरेक्ट करंट अफेयर्स आते थे। आई एम नॉट सेइंग कि इस बार डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं आए, एक दो क्वेश्चन आए, बट जो प्रोपोर्शन था वो बहुत ज़्यादा रहता था। और इस बार इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स थे, स्टेटमेंट बेस्ड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ हुई। और वो भी करंट अफेयर्स ऐसे नहीं जो कि मेन स्ट्रीम मैगजीन्स में थे। बहुत से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जिन्होंने 3-4 सोर्सेज से करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, वो भी फंसे हैं, उनका वो टाइम वेस्ट हुआ है। एंड कईयों के कॉल आए कि सर 3-4 मैगजीन से किया था, आपकी मैगजीन से भी किया था, बट नहीं फंसे क्वेश्चन। गाइस, इसी का नाम यूपीएससी है। नॉर्मली अगर बहुत लोगों को नहीं पता तो यूपीएससी को ऐसे मजाक में अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑन दिस लाइटर नोट, तो ये इस बार प्रॉब्लम देखी गई, और जिसकी स्टैटिक पार्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था, उसको बेनिफिट हुआ। एंड करंट अफेयर्स जो कट ऑफ बूस्ट करती है, बिकॉज अभी 2020 में अगर हम देखें तो 318 325 इतनी तक कट ऑफ गई है। ये रिजर्व लिस्ट की होगी आई थिंक। तो जहाँ की नॉर्मली कट ऑफ जाती थी 275-80, तो यूपीएससी ने देखा कि मैक्सिमम कैंडिडेट स्कोर कर रहे करंट अफेयर्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, है ना, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट रहता है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी से थोड़ा सा एफर्ट डाल के ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी इसको बैलेंस करने के लिए आई थिंक, आई एम जस्ट गेसिंग, कि ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, ट्रेंड चेंज किया गया, ताकि एक मोनोटोनस एग्जाम ना हो जाए। और इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ भी गिर सकती है। एंड अगर आपने अभी तक कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का है क्या है, तो आप जस्ट जाके चैनल पे देख सकते हैं। जनार्दन सर, असिस्टेंट कमांडेंट, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या इस बार कट ऑफ रह सकती है, और अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रेंड ये था कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं थे, तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट की। सो मैंने ऐसे मेंशन किया है, आई हैव मेंशन लाइक टाटा बाय बाय टू डायरेक्ट करंट अफेयर्स। जैसे अपने राहुल गांधी कई ऐसे मीटिंग में या फिर पब्लिक गैदरिंग में बोलते हैं टाटा बाय बाय, वो काम इस बार हुआ है करंट अफेयर्स का, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आए इस बार 2 से 3, कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इतने क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज के आए। अब आप कहेंगे सर ये तो सिलेबस में बताया नहीं यूपीएससी ने, हम तो रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम तो केस करेंगे अगर जो मार्जिन से रुकेंगे, या जिनके कम नंबर हो रहे होंगे इसकी वजह से नेगेटिव हो गया होगा। ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर नॉलेज को आप साइंस एंड टेक में डाल सकते हैं। यूपीएससी क्लियरली बोल सकता है कि साइंस एंड टेक का पार्ट है, यू शुड बी अवेयर अबाउट द नॉलेज ऑन कंप्यूटर्स। सो बिकॉज ये डेली रूटीन के पार्ट होते हैं। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप का जो लैपटॉप है, उन सब में कंप्यूटर नॉलेज ही यूज़ होती है, काइंड ऑफ कंप्यूटर ही है वो, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्ट करेगा यूपीएससी, बट क्वेश्चंस वर टफ। मैं ये नहीं कहूँगा आसान क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लिया, एक आधा आसान होगा कि इसमें से कौन सा ब्राउज़र या वो नहीं है, सॉफ्टवेयर जो रनिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे विंडोज़, ये लिनक्स, इन सब एक दो क्वेश्चन वो भी सबको नहीं पता होता है। अब नॉर्मल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, विंडोज़ होता है उसमें पता है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता है। तो क्वेश्चंस थे कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, तो वो सिलेबस में या नहीं आते हैं, बट सेम चीज़, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो आई थिंक 2009 या 2010 के आसपास
कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते थे 2011 तक भी, आई थिंक एक दो क्वेश्चन आए थे, तो वही चीज़ सेम रिपीट की गई इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, यस इस बार डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, हमेशा आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा इस बार थे, हमेशा आते हैं, बट हमेशा आते हैं डायरेक्ट, पंगा है डायरेक्ट का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस के। इस बार प्रॉब्लम ये थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे करंट के, वो भी जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन था चेतक, चेतक चीता और ध्रुव। अब इन हेलीकॉप्टर्स में क्या क्या इंस्टॉल होता है एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होगा, ना आप तैयारी करते उतनी, आप बस इतनी तैयारी करेंगे कि यार चेतक एक चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, HAL ने बनाया है, चीता भी एक हेलीकॉप्टर, ध्रुव भी एक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है हेलीकॉप्टर है। बट इसमें क्या क्या वेपन यूज़ होते हैं, ये किस लिए प्रॉपर यूज़ होता है, क्या इसकी मतलब आपने अगर आप का बैकग्राउंड डिफेंस का नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन भी काम नहीं करेगा अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे डिफेंस से रिलेटेड, एक शायद क्रूज मिसाइल के ऊपर था, निर्भय पूछा था, सर नॉट नॉट निर्भय, ब्रह्मोस था उसमें ऑप्शन, है ना, अग्नि था। तो आपको ये तो पता है कि ये मिसाइल्स हैं, हमेशा टेस्टिंग होती रहती है, इनकी नॉलेज है आपको, बट ये एक्चुअल में किस टाइप की मिसाइल है, ये थोड़ा सा ना मैं टफ कहूँगा इसको, और इसके लिए इन डेप्थ आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होती है एग्जाम में, जो कि नॉर्मली 99% लोगों को नहीं होती है। तो इसने इस पेपर को और टफ कर दिया। उसके बाद एक चीज़ वापस से प्रूफ होगी, NCERT इज़ द किंग, क्योंकि साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस NCERT से आए हैं, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस। ठीक है, साइंस में, हिस्ट्री में भी बहुत ऐसी जगह से बिल्कुल आपकी एज इट इज़ सेंटेंसेस उठाए गए हैं, बिल्कुल जो कोर बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन पेपर में। तो इट हैज़ बिन प्रूव्ड कि NCERT इज़ द किंग। बीच में CAPF में ट्रेंड चेंज हुआ था, NCERTs की जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे कहीं से भी, रैंडम क्वेश्चंस। बट इस बार वापस से NCERTs ने डोमिनेट किया है, स्पेशली साइंस को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को। ठीक है, तो इट इज़ हैंस इट इज़ प्रूव्ड, अपन हम लिखते हैं ना ऐसे मैथ्स के जब अपना मैथ्स का सॉल्यूशन आया था, सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड NCERT इज़ द किंग टू CAPF एंड CDS। तो बाकी अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और 2022 में जो हुआ उसकी बात करते हैं पहले। ठीक है, तो NCERT इज़ द किंग। साइंस डोमिनेटिंग रहा पेपर 1 में, साइंस का प्रोपोर्शन हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले ये 18 से 20 मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे, या कई बार 16 से 18। अब पॉलिटी के क्वेश्चंस कम कर दिए, पॉलिटी 14-15 पे रह गई है, वो क्वेश्चंस साइंस के जो था ना खाते में जुड़ गए हैं, अकाउंट में आ गए हैं। एंड नाउ साइंस 25+ क्वेश्चंस रहते हैं साइंस के, एंड 25% इज़ अ लार्ज नंबर, लार्ज परसेंटेज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइंस को कैसे UPSC अपने मतलब पेपर में इंक्लूड कर रही है बहुत हैवी प्रोपोर्शन में। तो साइंस ने डोमिनेट किया पेपर 1 में, ये ट्रेंड रहा इस बार, बहुत एक्सट्रीमली डोमिनेट किया। उसके बाद कैंडिडेट स्कोर कहाँ करते थे, रीजनिंग में, रीजनिंग एबिलिटी में, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, यानी मैथ्स, हम शॉर्ट में मैथ्स बोल देते हैं उसको। तो इसमें स्कोर करते थे, क्वेश्चंस आते थे अराउंड 20। अभी पिछले 3 साल 2 साल से क्या किया है कि इसके क्वेश्चंस की अब नॉर्मली 16 क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग, बट इस बार 15 कर दिए। और सबसे मज़े की बात, RIP रीजनिंग, रेस्ट इन पीस, बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द रीजनिंग पोर्शन, रीजनिंग पार्ट। ठीक है, तो रीजनिंग नॉर्मली बहुत ही फर्जी आती है CAPF में, इतनी टफ नहीं आती। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस या नहीं भी है ना तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, बट रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं थे। बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन थे, वो भी डूएबल थे, ईजी थे। तो अब हुआ ये कि कई लोगों की फिर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो इतना मतलब आपको टाइम दिया जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर इन 2 आवर्स। ठीक है, उसमें GS भी करना है, जनरल स्टडीज़ भी करनी है, और अपना पूरा QA भी करना है, तो टफ होता है कुछ लोगों के लिए। तो जो स्कोरिंग होता था ना, लोग इजीली यहाँ पे 20 क्वेश्चन जब पहले आया करते थे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मिला के, तो लोग इजीली 35+ स्कोर कर लेते थे। ठीक है, इस बार वही रेशियो अराउंड 20-22 है। सब लोगों से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो बट ईजी क्वेश्चन थे, आई शुड से दैट। इतना नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें टफ आई हैं, मैं तो एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ से यहाँ बताई हैं, ये टफ, कुछ चीज़ें टफ है इसमें, कुछ चीज़ें नहीं हैं, और कुछ चीज़ों की जो प्रोपोर्शन है वो घटा बढ़ा है। ये हमने ट्रेंड्स देखे हैं इस बार CAPF 2022 एग्जामिनेशन में। अब ये हमारी लर्निंग इससे क्या होने वाली है, जो ये ट्रेंड हमने चेंज किया, हमने देख लिया, अब आगे क्या करना है। अब 2023 के लिए
व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, वी शुड शिफ्ट आवर स्ट्रैटेजी, ठीक है, बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट कि अब यूपीएससी ट्रेंड फॉलो करने वाली है। अगर पहले वाले में वापस आती तो पहले वाले में तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बट हमें 2022 को माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी पड़ेगी। हमें प्रिपरेशन एक साल की उसी हिसाब से करनी है कि हमें 2023 में कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे 22 से हमने क्या लर्न किया है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहला, इन डेप्थ स्टडी प्लान विद फोकस्ड अप्रोच थ्रू एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी इज़ द किंग, मैंने बताया। फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए आपका, और इन डेप्थ स्टडी बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटीज़ की आपको, स्पेशली फॉर साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है, और इवन ज्योग्राफी। और प्रायोरिटी पे आप पहले साइंस को रखिए। साइंस 6th से लेके 10th तक की आपको एक एक पेज याद होना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना सारी चीज़ें, और बहुत अच्छे से रिवीजन करना चीज़ों का। तो एनसीईआरटी का इन डेप्थ हमको एक प्लान बनाना है प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मल्टीपल रिविजन्स ऑफ द कोर बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग यहाँ मार खाते हैं, 2 बार बुक पढ़ी, दे थिंक दैट अब तो वो इस बुक में कहीं से भी कुछ भी पूछो पेज नंबर तक बता देंगे। ऐसा नहीं होता है। इवन आप कितनी बार भी पढ़ो तो भी आप सिली मिस्टेक्स करके आते हो एग्जाम में, कुछ चीज़ें एग्जाम में याद नहीं आती, चाहे वो प्रेशर हो, पैनिक हो, जो भी हो, कुछ भी रीज़न रहा हो उसका, ठीक है। तो मल्टीपल रिविजन से मेरा मतलब है जो प्रायोरिटी है सब्जेक्ट की। जैसे आपको पता है कि साइंस से 25 से 28 क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर्टिकुलर कोर बुक्स की साइंस के लिए जो एनसीईआरटीज़ हैं उसका मल्टीपल रिवीजन, इसका मतलब कम से कम 10 से 12 बार या इससे भी ज़्यादा। जब आपके पास एक साल है, यू आर हैविंग होल 1 ईयर, ठीक है, तो आपके पास समय आप कर सकते हो, ठीक है। इतना अच्छे से रिवाइज करना है कि मतलब पूछो मत, आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो कि मुझे पता है इसका आंसर क्या है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने अपने खुद के पढ़ना है अच्छे से, और खुद ही रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स ऑफ कोर बुक्स। एक हार्श ट्रूथ मैं बताऊंगा आपको अभी, नोट्स विल नॉट हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्यों कहा, बहुत से एस्पिरेंट्स अप्रोच करते हैं, सर इसके नोट्स मिल जाएंगे क्या, साइंस के नोट्स मिल जाएंगे क्या, या फिर ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे क्या। हम उन्हें क्लियरली बोलते हैं, कई लोग थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। नोट से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। कई लोग नोट्स को प्रमोट करते हैं कि हमारे नोट्स ले लो, इससे आपका पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। प्लीज़ डोंट फॉल प्रे टू सच एडवर्टीजमेंट्स और सच प्रोमिसेस। आप जब तक कोर बुक्स नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन कट थ्रोट है, साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, वैकेंसीज़ कम ही हैं, 250 वैकेंसीज़ 5 फोर्सेस की कम होती हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो नोट्स के चक्करों में मत पड़ो। हाँ, अगर बनाने हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या खुद के नोट्स बनाओ ताकि आप समझ सको एंड आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सको, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद अगर कंप्यूटर नॉलेज वापस से एक कैमियो अपीयरेंस दी है कंप्यूटर नॉलेज ने, ठीक है, गेस्ट अपीयरेंस दी है कंप्यूटर नॉलेज ने, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हम बेसिक नॉलेज वाली बुक्स पढ़ सकते हैं कंप्यूटर की। विल शेयर PDF हैविंग 25 to 30 पेजेस, ठीक है। वो हमने नहीं बनाई है, दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन ओवर इंटरनेट, ओपन सोर्सेज, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक कई जैसे कई पब्लिकेशंस हैं, उनकी बेसिक नॉलेज की बुक आती है, उसमें ये एप्लीकेशन लेयर, प्रोटोकॉल लेयर, सब IP वाईपी सब है, उसमें सब दे रखा है, ठीक है। तो एक साल है, पढ़ लो, मुश्किल से 2 4 5 दिन लगेंगे, है ना। एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लेना, इससे नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं 3 4 तो आपको एज मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं आते तो नॉलेज तो बढ़ी है ना, उसमें कोई बुराई तो नहीं है, टाइम है आपके पास पूरा एक साल, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम 1 महीने में ही है, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है। अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो हमें कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डिफेंस स्ट्रक्चर, वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स। जी हाँ, ये करना पड़ेगा इस बार, बिकॉज यूपीएससी अब थोड़ा सा और एक लेवल आगे आ गया डिफेंस में। अब वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि चिनूक क्या है, हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, सबमरीन है या टैंक है, अब नहीं पूछेगा वो। अब यूपीएससी उसकी इन डेप्थ नॉलेज पूछेगा कि ये सिंगल रोटर चॉपर है चिनूक, डबल रोटर ये चॉपर है, या फिर ये इसे हमने फ्रांस से प्रोक्यूर किया है, US से प्रोक्यूर किया है, ठीक है। तो डिटेल्ड चीज़ें पूछेगा यूपीएससी। अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। एंड अगर आप
इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट ना, तो इजी चीज़ें बहुत इजीली आप कर लोगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट, ये मेरी सलाह रहेगी। एंड इसके लिए हम लोग फ्री लेक्चर्स लाएंगे, पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। अभी बीआरओ के ऊपर ही बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं यूपीएससी, ठीक है। तो बीआरओ वगैरह की भी चीज़ें पूछी, इस बार भी पूछी। तो ये भी डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, बस थोड़ा सा 2016 में भी आई थिंक बीआरओ के ऊपर आया था, बट डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बीआरओ किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। देखो एक ये क्वेश्चन है। और इस बार बीआरओ की कुछ डिटेल्स दी इन्होंने कि भाई ये एवलांच जब वगैरह आता है, इस जो स्नोफॉल होता है वहाँ पे, उसमें रोड क्लियर करता है, ये सब करता है, ठीक है, मेंटेनेंस करता है बॉर्डर रूट्स की। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड हो गया। लेकिन 2016 में डायरेक्टली आया था कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में है बीआरओ, ठीक है। तो चीज़ें वही, बस स्वाद नया है, मतलब होता है ना कि थोड़ा चेंज उस तरह से इन डेप्थ हो गई हैं, थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट बना दी है कि आप बस नॉर्मल ऊपर ऊपर से देख के नहीं निकल सकते, आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिएगी। तो इनके ऊपर हम वीडियोस लाने वाले हैं बहुत जल्दी हमारे चैनल पे, और उसमें हम पूरा स्ट्रक्चर, वेपन्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं, एक एक चीज़ को पकड़ेंगे। टैंक्स, एयरक्राफ्ट, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर एंड जो भी है ना, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और तो यू कैन रिलाई अपॉन अस, और अपने भी सोर्सेज अगर आपको वहाँ से नहीं देखना तो यू कैन जस्ट इनको, इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। इसका कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, इंटरनेट इज़ दी बेस्ट सोर्स। तो इसको आप इंटरनेट से कीजिए, ठीक है। कहीं पे भी इनकी वेबसाइट पे जाइए, विकीपीडिया का यूज़ कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट ये सब आपको कवर करना है, सारी मिसाइल सिस्टम्स पूरे कवर करने हैं। भाई कौन सी एयर टू एयर है, ठीक है, कौन सी एयर टू एयर है, कौन सी मिसाइल सरफेस टू एयर है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी बलिस्टिक है, कौन सी क्रूज़ है, डिफरेंस पता होना चाहिए, ऐसा मतलब चीज़ों में घुसना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद यू शुड सेट योर प्रायोरिटीज़ इन एडवांस। साइंस के बहुत क्वेश्चन है, इसको आप बहुत सबसे पहले करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। जियोग्राफी करोगे, हिस्ट्री करोगे, उसी सीक्वेंस में आपको अपनी खुद की सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जैसे इस बार एक आर्ट्स एंड कल्चर का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, नटराजन के ऊपर चोला जो एक क्वेश्चन था। केवल एक एक दो क्वेश्चन अगर आर्ट्स एंड कल्चर से आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर 15 20 दिन 25 1 महीना नितिन सिंघानिया पूरी पढ़ दोगे। ऐसा नहीं करना है। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। एक साल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा आर्ट्स एंड कल्चर मत पढ़ो, बट जो टाइम डिवीजन होगा ना उसको बहुत कम कर दो क्वेश्चन के हिसाब से, कि इसके अगर मैं मान लूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, तो उसी हिसाब से मैं इसको टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक प्रायोरिटी सेट करो कि मैं किस सीक्वेंस में टाइम डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है। उसके बाद गिव रिस्पेक्ट टू पेपर टू प्रिपरेशन। यस, गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू P2 प्रिपरेशन। पेपर 2 को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू रखनी है। और जो भी सोर्सेज वगैरह हैं, जो भी आपको अवेलेबल है इजीली पेपर 2 के लिए, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, पढ़िए। अभी एक साल है, ठीक है। अभी मैं न्यूज़पेपर की सलाह देता हूँ क्योंकि अभी एक साल है, तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड गवर्नमेंट मैगजीन्स, ठीक है। तो एक अपडेटेड रहिए। लिखना अगर शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो जल्दी लिखना शुरू कर दीजिए। पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी अ गेम चेंजर। बहुत से लोग हैं पेपर उनकी जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हैं, एंड जब वो मार्कशीट देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनका पेपर 2 की वजह से सिलेक्शन हुआ है। पेपर 2 में उनके 110, 115, 120 मार्क्स थे। दैट्स वाई दे हैव सिक्योर्ड अ गुड ऑल इंडिया रैंक एज वेल, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं यार मेरे तो बस कट ऑफ से ऊपर है, मैं तो फिजिकल देने जाऊंगा, टाइम पास करके आ जाऊंगा, होना तो वैसे भी नहीं है, दैट इज़ नॉट द ट्रुथ, ठीक है। अगर आपने ऑनेस्टली पेपर 2 लिखा है बहुत अच्छे से, और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, तो यू कैन इवन बी इन टॉप 50। मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, नाम नहीं लूँगा, बट ये सच्चाई है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया, अभी हमने लर्निंग देख ली 2022 से। अब 2023 के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी में शिफ्ट करना है वो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज़ द वे अहेड। अभी हम बात करेंगे वे अहेड। जैसे हम आप लोग एसेज वगैरह लिखते होंगे, ऐसे में कंक्लूजन होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे टाइप ही हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, वे अहेड क्या है। वे अहेड है 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक द एग्ज़ाम फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज़ फॉर बिगिनर्स, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ है। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की एंड यू हैव बिकम एलिजिबल फॉर CAPF-AC 2023, दैन स्क्रैच से भी शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, एक साल। जो ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स आजकल बहुत चल रहा है, जो प्रो हो चुके हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो छोटी मोटी गलतियाँ उन्होंने की उसको ठीक करना है। और अभी तो मैं ये पहला पॉइंट स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जिनकी अभी ग्रेजुएशन हुई है या होने वाली है, उनके लिए, तो 1 ईयर इज़ मोर देन टू
enough to more than enough to crack the any examination, not just CAPF. So second thing is survival of the fittest. ये एक थ्योरी है. ये थ्योरी किसने दी है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, आई वॉन्ट टू नो हु हैज़ गिवन दिस थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसको मैंने यहाँ क्यों डाला, इसका मतलब होता है कि वेन एवर यू सी अ चेंज इन एनवायरमेंट, if the organisms in that environment do not change or do not adapt to that environment, there is high probability of their extinction. आसान शब्दों में, अगर आप चेंजिंग जो एनवायरनमेंट है, जब माहौल आपके आसपास बदल रहा है, ये नॉट नॉट जस्ट, ये केवल एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा मैं, दिस इज नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, दिस इज़ फॉर एवरीथिंग, एवरी स्टेप, एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ. अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप एक्सटेंड कर जाएंगे, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, एंड मुझे बताइए ये थ्योरी किसने दी है और मैंने ये इसमें क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, बहुत सी चीज़ें नई आई हैं, क्वेश्चन पेपर टफ हो गया है, नए तरीके से पूछा गया है, तो आपको अडेप्ट करना होगा. यू कैन नॉट जस्ट कंप्लेन कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ के गया था बट यूपीएससी ने इस बार ट्रेंड चेंज कर दिया. वैसा नहीं होगा, ट्रेंड चेंज करेगा, दे हैव ऑल द राइट्स टू डू सो. ठीक है, तो यू शुड बी फिट फॉर द टेस्ट एंड यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ CAPF AC एग्जामिनेशन फॉर द सर्वाइवल. ठीक है, अगर सर्वाइव करना है तो ठीक है. इसका बताना किसने थ्योरी दी है, कमेंट्स में देखते हैं किस किस को पता है. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, जो कि बहुत से बच्चे स्किप करते हैं, पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं, सब पढ़ लिया उन्होंने, सारी NCERTs अच्छे से पढ़ ली, बट जब वो MCQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यार ये मैंने पढ़ा तो है पर याद, या मतलब उनकी जो हैबिट नहीं बन पाती है MCQs अटेम्प्ट करने की. उसकी भी तरीका होता है, बहुत से लोग एवरेज नॉलेज होके भी एलिमिनेशन से भी आंसर तक पहुंच जाते हैं और अच्छा स्कोर कर जाते हैं. ठीक है, एंड वो अपने अटैम्प्ट्स बढ़ाते हैं पेपर 1 में, बिकॉज उनको पता है कि यूपीएससी कैसे कैसे वर्ड यूज़ करता है. ठीक है, तो कैसे वो एक क्वेश्चन को कम नॉलेज में भी सॉल्व कर लेते हैं. तो ये चीज़ें आती हैं आपको MCQ से और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके, एंड इवन इंक्लूड टेस्ट सीरीज लगा के. हमारे टाइम में टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं होती थी. ठीक है, अभी तो बहुत ऑप्शन है आपके पास, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, और अगर ठीक लगता है देन यू कैन ज्वाइन. ठीक है, कहीं भी ज्वाइन करो, बट टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीइंग दी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, और टेस्ट सीरीज से मेरा मतलब है, अगर आपको पेपर 2 को भी लिखना है, इसकी भी टेस्ट सीरीज लगानी है, पेपर 1 पे डिपेंड नहीं होना है, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड स्टार्ट राइटिंग पेपर 2 ऑल्सो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर करो पेपर 2 के. मैं यहाँ कलेक्टिव बात कर रहा हूँ, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, है ना. इसको पेपर 1 पे मत लेना, बस पेपर 2 की बात भी यहाँ हो रही है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. इट इज़ नॉट क्वालिफाइंग, इसके मार्क्स ऐड होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. करंट अफेयर्स अभी भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस ये मत सोचना इस बार नहीं डायरेक्ट करंट अफेयर्स आए तो इम्पॉर्टेंस खत्म हो गई. इनडायरेक्ट बहुत क्वेश्चन आए थे. ठीक है, बस इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने बहुत बार सुनी भी होगी, स्वाद वही बस पैकिंग नहीं. ठीक है, स्वाद वही रहेगा, पैकिंग नहीं हो गई, बिकॉज अब इनडायरेक्ट आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. तो करंट अफेयर्स करना है, डायरेक्ट वाले भी करेंगे हम और इनडायरेक्ट थोड़ा डिटेल में भी करेंगे. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. फॉर पेपर 2 योजना एंड कुरुक्षेत्र द सेवियर, ये गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. इसमें 10-12 आर्टिकल्स होते हैं, वो पढ़ने हैं आपको अच्छे से, और पेपर 2 के अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं. अगर आप अभी लिखना शुरू नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट पॉसिबल कर दो. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ रहा हूँ कि पेपर 2 लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग लाइटली लेते हैं उसको, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, आप लिखना शुरू करो. न्यूज़पेपर अभी 1 साल आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर में मत लगाना. बहुत 2-4 जो गिनी चुनी चीज़ें हैं, जैसे एडिटोरियल हो गया, वो पढ़ सकते हो. एडिटोरियल में कितना टाइम हो जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट, उसको पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है. बट जो आपका मेजर सोर्स रहेगा, प्राइमरी सोर्स रहेगा, वो रहेगा योजना एंड कुरुक्षेत्र. ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन्स हैं. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्रेसिव प्रिपरेशन. यस, इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी. व्हाट डू यू मीन बाई एग्रेसिव? एग्रेसिव प्रिपरेशन वो होती है कि अभी 1 साल है, ये नहीं सोचना है कि 1 साल है, अभी से ये सोचना है कि एग्ज़ाम इज़ इन जनवरी और फरवरी. ठीक है, उस हिसाब से प्रिपेयर करो, तब जोश आएगा. वरना आप सोचते सोचते ना टाइम इतनी जल्दी जाएगा. अभी सडनली अप्रैल आ जाएगा 2023, फॉर्म आ गए, अब यार अब एप्लीकेशन अप्लाई करना है, एंड मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं, अब तक तो मुझे लगा 1 साल है, तो टाइम निकल गया पूरा. तो जैन फेब में एग्ज़ाम मान के चलो और एग्रेसिव प्रिपरेशन करो.
कोर बुक्स को मल्टीपल रिवाइज करो, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। और अभी से जो आपकी कमियां है ना, फिर फेब के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा 4-5 महीने का, उसमें जो आपके जो ग्रे एरियाज हैं उन पे काम करना है। एंड कोशिश करनी है स्कोर करना 170 प्लस इन P1, और पेपर 2 में तो पूरा अटेम्प्ट करके बहुत अच्छे से सब करना है, ठीक है। जब तक टारगेट बड़ा नहीं रखोगे ना, तब तक तो बस मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट। सोचो बड़ा, और तभी आप अचीव कर सकते हो। 170-180 इज़ अचीवेबल। हमारे जो टेस्ट सीरीज़ के जो एस्पिरेंट्स थे, कैंडिडेट थे, जो हमारे कैंडिडेट थे पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ में, उनके आए हैं 170-180, इवन 180। आई हैव सीन 187 टू बी ऑनेस्ट। मैंने खुद ने चेक की उसकी कॉपी, जो हमारा कैंडिडेट था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मे बी कुछ ना कुछ दिक्कत ना, बिकॉज पेपर बहुत टफ था टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड जो उस बंदी की प्रिपरेशन थी, सैल्यूट टू दैट, है ना। ही स्कोरिंग 187 और 188 इन पेपर 1, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। एंड हमें उम्मीद थी करेगा, बट इतनी उम्मीद हम नहीं करते ऐसे पेपर को देख के, बिकॉज 150 इज ऑल्सो डैम गुड स्कोर, ठीक है। एंड स्कोरिंग 180-85 इन दिस एग्जाम इज जस्ट सीइंग द लेवल ऑफ द टफनेस फॉर पर्टिकुलरली फॉर CAPF 2022, ठीक है। तो स्कोर बड़ा करना है, ये नहीं सोचना कि पेपर 1 निकल जाए भगवान, पेपर 2 तो मैं अपने आप निकाल लूँगा और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके मैं सिलेक्शन तो अपने आप ही ले लूँगा। ऐसा नहीं होता है। अपने हाथ में सबसे पहले पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 2 है, इंटरव्यू अपने हाथ में नहीं है। पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर कर दो फॉर अश्योर सिलेक्शन, ठीक है। इंटरव्यू और फिजिकल एक फॉर्मेलिटी रह जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया। आज हमने लर्निंग देखी पेपर 2022 से, हमने क्या शिफ्ट चाहिए होगा स्ट्रैटेजी में वो देखा 2023 के लिए, और फाइनली हमने कंक्लूड किया कि क्या क्या हमारी चीज़ें रहनी चाहिए और कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को बेटर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। और वीडियो कंक्लूड करने से पहले, मैनी पीपल्स वर आस्किंग अबाउट आर कोर्सेज और इनिशिएटिव। सो दिस इज़ आर कोर्स, और आई शुड से गाइडेंस कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम. It is Parakram CAPF AC 2023 and it is coming soon. For updates on this, please join us on Telegram, and you may just search @CAPF AC Mentors, or simply search CAPF space AC space Mentors. Join us on Telegram for getting details over of this particular initiative of ours. And also you may join us through the link in description box below. इसमें बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं. यू विल गेट डेडिकेटेड एंड excellent test series for quality test series for CAPF AC 2023. You'll get many more things. We are including many more things, seeing the change in the trends of the examination. We are adding many more things in this particular initiative. So you just need to join us on Telegram, and we'll share all the details there. The admissions and enrollments are starting soon. Normally हम लोग जनवरी से कोई इनिशिएटिव लाते थे, बट सीइंग द कंपटीशन, सीइंग द ट्रेंड्स, एक साल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी हमको भी. तो साथ में मिलकर मेहनत करते हैं, साथ में मिलकर सिलेक्शन लेते हैं. एंड सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ बाकी बातें हो जाएंगी. अभी इसके बारे में डिटेल्स मैं इतनी नहीं बता पाऊँगा, बट यही है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट इसका बहुत सही रहने वाला है. एंड नॉट इवन टेस्ट सीरीज, वी विल बी गिविंग मोर देन टेस्ट सीरीज in this particular guidance program, or I should say test series come guidance and courses. So you'll get all those things at one place. That is CAPF AC Mentors. So thank you for watching, and I wish you have liked this video. आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and do share it with those who are seriously preparing for CAPF First in Command examination. And I'll see you soon. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.